17वीं सदी में कैरेबियन देशों में गोरे अंग्रेज जोरों शोरों से शुगर फैक्ट्रीज लगा रहे थे। यहाँ गन्ने की पहले से ही ढेरों बगानें मौजूद थी, जिनसे काफी आसानी से शक्कर बना ली जाती थी और काम पर लगाए जाते थे इन कैरेबियन द्वीपों में रहने वाले अश्वेत लोगों को, जिनका स्लेव की तरह इस्तेमाल होता था। लेकिन इन लोगों के पास एक कमाल का हुनर था। वो गन्ने के रस से एक खास तरह की शराब बनाते थे, जिसका पंची स्वाद काफी यूनिक होता था। लेकिन अंग्रेजों की फैक्ट्रियां लगने के बाद इन स्लेव्स को अपने ही गन्ने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन हुनर तो हुनर होता है। एक बार किसी ने पाया कि जब शक्कर बन जाती है तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, बिल्कुल काला गाढ़ा चिपचिपा सा तरल, जो दिखने में किसी जले हुए इंजन ऑयल की तरह होता था। शुगर फैक्ट्रीज इन तरल को बाहर यूं ही बहा दिया करती थी। यह उनके लिए किसी काम का नहीं था, लेकिन यह तरल बिल्कुल मीठा था। बारबाडोस में मिले 1650 के दशक के अभिलेखों के मुताबिक किसी ने इस तरल को ठीक वैसे ही फर्मेंट कर दिया जैसे वो शराब बनाने के लिए गन्ने के रस को किया करते थे। लेकिन यह तरीका मारक साबित हुआ। इससे अल्कोहल तो बना, लेकिन इसका स्वाद और रेशियो गन्ने के रस से बनने वाले अल्कोहल से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यह तरल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था और गन्ने के रस की तुलना में ज्यादा गाढ़ा भी था। धीरे धीरे यह शराब बारबाडोस से बाहर निकलकर पूरे कैरेबियन द्वीपों में रहने वाले स्लेव्स तक फैल गई। अंग्रेजों को भी इससे आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यह शराब उस वेस्ट प्रोडक्ट से बन रही थी जिसे वो फेंक दिया करते थे। लेकिन इस शराब का स्वाद काफी यूनिक था, तीखा स्वाद, जिसके चलते अंग्रेजों ने इसे कई सारे नाम दे दिए थे। कोई इसे किल डेविल कहता था तो कोई रमबुलियन, जिसका हिंदी में मतलब होता है शोर शराबा, हंगामा। रमबुलियन ही आगे चलकर शॉर्ट में रम कहलाने लगा। वेस्ट प्रोडक्ट से बनने वाली ये यूनिक शराब आगे चलकर स्लेव्स, फैक्ट्री वर्कर्स और समुद्री लुटेरों के बीच खूब पॉपुलर हुई। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जैक स्पैरो भी हमेशा रम के नशे में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते ही दिखाई देता था। कैरेबियन देशों से निकलकर यह शराब हर उस देश तक पहुंची जहां शुगर केन का प्रोडक्शन होता था। अंग्रेज इसे भारत भी लेकर आए, लेकिन भारत में शराब को असली पहचान दी सोलन की वादियों में बसी उस छोटी सी ब्रूरी ने, जिसने अपने यूनिक टेस्ट, यूनिक पैकेजिंग और यूनिक नाम से पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया। इतना कि कैरेबियन देशों की रम के स्वाद और सेलिंग को पिछाड़ दिया था। हम बात कर रहे हैं उसी ओल्ड मॉन्क की, जिसे हम बूढ़ा साधु भी कहते हैं, जिसे लोग ठंड में याद करते हैं। कोई गर्म पानी के साथ पीता है तो कोई कुछ स्पाइसेस मिलाकर तौड़ी बनाकर पीता है। ओल्ड मॉन्क इंडियंस के लिए सिर्फ एक शराब नहीं है, नॉस्टैल्जिया भी है। इस वीडियो में हम आपको इसी लेजेंडरी रम ओल्ड मॉन्क की कहानी सुनाते हैं। इस रम की शुरुआत कैसे हुई, इसे इसका यूनिक नाम कैसे मिला, ये इतनी सस्ती क्यों मिलती है, इसका जलियांवाला बाग की कसाई यानी जनरल डायर से क्या कनेक्शन है और कैसे अब ये लेजेंडरी ब्रांड लॉस में जा रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 1814 लगातार फैल रहे गोरखा साम्राज्य से अंग्रेजों की जलन ने एंग्लो नेपाली युद्ध को जन्म दिया। 2 साल लड़ाई चली। 1816 में गोरखा और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, सुनौली संधि, जिसमें गोरखाओं की हार हुई थी और उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को मिल गया था। ब्रिटेन की ठंड के आदी अंग्रेज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली की गर्मी से परेशान थे। ऐसे में शिमला की 12 महीनों वाली ठंड ने राहत दी। अंग्रेज इस जगह को पाकर इतने खुश थे कि शिमला को उन्होंने बकायदा समर कैपिटल ही बना दिया था। इसी दौरान शिमला में एक ब्रिटिश इंजीनियर की एंट्री हुई, एडवर्ड अब्राहम डायर। दूसरे ब्रिटिशर्स की तरह एडवर्ड भी बियर के शौकीन थे, जो ब्रिटेन से जहाजों के जरिए इंपोर्ट कर लाई महंगी बियर पीने के लिए मजबूर थे। शिमला में कब्जा मिलने के बाद कई ब्रिटिश अधिकारी यहां बियर बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार असफलता ही मिली थी। लेकिन एडवर्ड ने भी एक आखिरी कोशिश करने की सोची। एडवर्ड वापस गए और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड से डिस्टिलरी और ब्रूरी बनाने का सामान वापस जहाज में लाद कर भारत आ गए। उन्होंने ब्रूरी डालने के लिए शिमला से कुछ दूर कसौली नाम की एक जगह को चुना। वही कसौली जिसे हमने कोई मिल गया है मूवी में कसौली टाइगर्स के नाम से जानते हैं, वही शहर। यहाँ शराब बनाने के 2 फायदे थे। पहला ये कि यहाँ का मौसम स्कॉटलैंड की तरह बढ़िया ठंडा था
और दूसरा ये कि यहाँ पहाड़ों पर मिलने वाले स्प्रिंग वाटर से शराब को एक यूनिक स्वाद भी मिलता था। 1855 में एडवर्ड ने यहाँ अपनी पहली ब्रूरी डाली, डायर ब्रूरी, और यहाँ से भारत का पहला बियर बेचना शुरू किया, लॉयन बियर। ये बियर न सिर्फ भारत में बनी पहली बियर थी, बल्कि पूरी एशिया रीजन में बनने वाली पहली बियर थी, जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कसौली से हुई थी। ब्रिटेन की ठंड के आदि ब्रिटिश सैनिक भारत की गर्मी से परेशान होकर लॉयन बियर की ओर तेजी से अट्रैक्ट होने लगे। एडवर्ड ने इस बियर का पोस्टर भी काफी अट्रैक्टिव बनाया था, जिसमें कुछ ब्रिटिश सैनिक खड़े हुए थे और लिखा हुआ था एज गुड एज बैक होम। लेकिन धीरे धीरे कसौली में लोगों की तादाद बढ़ने लगी, पानी की कमी होने लगी। ऐसे में एडवर्ड ने अपनी ब्रूरी कसौली से सोलन शिफ्ट कर दिया। ये शहर भी शिमला के पास मौजूद था और यहाँ स्प्रिंग वाटर और ज्यादा तादाद में मौजूद था। एडवर्ड का परिवार भी पास ही शिमला में शिफ्ट हो गया। 1864 में डायर के घर एक औलाद पैदा हुई, जो आगे चलकर जलियांवाला बाग का कसाई के नाम से बदनाम हुआ, वही रेजिनाल्ड डायर। वो शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ा, फिर आगे की पढ़ाई करने स्कॉटलैंड चला गया। बाद में उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। एडवर्ड डायर के शराब का धंधा भारत में खूब फला फूला। कसौली और सोलन के बाद डायर ने अपना धंधा शिमला, फिर रावलपिंडी, क्वेटा, मुर्रे, म्यांमार के मैंडले और ऊटी तक फैलाया, यानी भर भर के कमाई होने लगी। लेकिन जब एडवर्ड के बेटे रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, तब देश भर में डायर के नाम की बदनामी होने लगी। ऐसे में एडवर्ड ने अपनी ब्रूरी का मैकिन ब्रूरी के साथ विलय कर दिया। मैकिन ब्रूरी को चलाते थे एच.जी. मैकिन नाम के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, जिन्होंने 1887 में डायर से ही उनकी कसौली और सोलन वाली डिस्टिलरी खरीदकर भारत में शराब बिजनेस की शुरुआत की थी। उनका बिजनेस भी खूब फल फूल रहा था। कसौली और सोलन की सक्सेस के बाद मैकिन ने रानीखेत, डलहौजी, चक्राता, दार्जिलिंग, खड़की, यहां तक कि श्रीलंका में भी अपनी नई ब्रूरी खोल दी थी। 1937 में जब ब्रिटिश इंडिया से बर्मा अलग हुआ, तो डायर मैकिन ब्रूरी को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया गया और फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्ट कर दिया गया। 1947 में भारत को आजादी तक इस कंपनी ने भर भर के पैसा कमाया, लेकिन आजादी के बाद एक भारतीय ने तय किया कि भारत से कमाने वाली इस कंपनी में किसी भारतीय का हक होना चाहिए। डायर मैकिन ब्रूरी में नरेंद्र नाथ मोहन नाम का एक शख्स काम करता था। आजादी के बाद इन्होंने सोचा कि भारत में शराब बेचने वाली इस कंपनी पर किसी अंग्रेज का नहीं, बल्कि किसी भारतीय का राज होना चाहिए। नरेंद्र नाथ ने फंड जुटाया और फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर इस ब्रूरी का मेजर स्टेक खरीद लिया। 1950 तक ये ब्रूरी कुछ विस्की और बियर ही बनाया करती थी। इसी बीच यूरोप से पढ़कर लौटे नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन ने भी इस कंपनी में इंटरेस्ट लेने लगे। इस कंपनी की शराब वैसे तो लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन आर्मी कैंटीन की ओर से बिकने वाली हरक्यूलिस रम का इनके पास कोई तोड़ नहीं था। ऐसे में हरक्यूलिस रम की मोनोपोली तोड़ने के लिए वेद रतन मोहन ने एक रम लॉन्च किया, मीठा पंची टेस्ट वाला डार्क रम। लोगों को इसका यूनिक स्वाद पसंद आया, जिसे और सपोर्ट किया उसके सस्ते प्राइस ने और इंटरेस्टिंग पैकेजिंग ने। नाम रखा ओल्ड मॉन्क, बूढ़ा साधु। ओल्ड मॉन्क नाम रखने के पीछे कई कहानियां पॉपुलर हैं। एक तो ये कि वेद रतन यूरोप के ईसाई ऑर्डर सेंट बेनेडिक्ट के फॉलोअर्स बेनेडिक्टीन मॉन्क से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने रम का नाम ओल्ड मॉन्क ही दे दिया था। एक और कहानी है ये कि एक ब्रिटेन का मॉन्क अक्सर उनकी ब्रूरी में आया करता था। उसी मॉन्क ने वेद रतन को उस रम का फॉर्मूला और यूनिक टेस्ट लाने का आइडिया बताया था, इसलिए वेद रतन ने अपने रम का नाम ओल्ड मॉन्क रख दिया था। ओल्ड मॉन्क की बोतल भी काफी मशहूर है। वेद रतन को इस बोतल की डिजाइन का आइडिया भी ओल्ड पार नाम की एक विस्की से आया था। ओल्ड मॉन्क लॉन्च होते ही पॉपुलर हो गई। इसका मीठा और पंची स्वाद भारतीयों को खूब पसंद आने लगा। खासकर मिलिट्री कैंटीन में इसकी तेजी से डिमांड बढ़ी, लेकिन कुछ सालों बाद इस कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ा। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। साल 1960 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शिमला दौरे पर आने वाले थे। ऐसे में मोहन फैमिली ने नेहरू को अपनी सोलन वाली ब्रूरी में आने का न्योता दिया। नेहरू इंडस्ट्रियलाइजेशन के बड़े समर्थक थे। मोहन फैमिली को भी लगा कि नेहरू उनकी फैक्ट्री में जरूर आएंगे। नेहरू शिमला गए, सोलन भी गए, लेकिन वो उस फैक्ट्री में नहीं गए।
बाद में पता चला कि नेहरू वहां इसलिए नहीं आए क्योंकि फैक्ट्री के नाम में अब भी उसी डायर का नाम जुड़ा हुआ था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। नेहरू प्रकरण के बाद इस ब्रूरी की बदनामी होने लगी थी। ऐसे में 1967 में मोहन फैमिली ने अपनी ब्रूरी का नाम ही बदल दिया। डायर मैकिन ब्रूरी लिमिटेड से बदलकर मोहन मैकिन ब्रूरी लिमिटेड रख दिया गया, जो आज तक वही है। ओल्ड मोंक आज भी शराब के शौकीनों के लिए नॉस्टैल्जिया है, कारण इसका यूनिक स्वाद और सस्ता दाम। तो चलिए आपको यह भी समझा देते हैं कि ओल्ड मोंक इतना सस्ता क्यों आता है। मोहन मैकिन ब्रूरी लिमिटेड ने लखनऊ, गाजियाबाद और मुंबई के पास खोपोली में नई डिस्टिलरीज खोली, जहां से वो देश में ओल्ड मोंक की भर भर के सप्लाई करने लगे। ओल्ड मोंक के सस्ते होने का कारण इसकी मेकिंग ही है। पहले शराब को समझ लेते हैं। मेजरली शराब 5 तरीके की होती है: बियर, वाइन, विस्की, वोडका और रम। इसमें भी 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। बियर और वाइन फर्मेंटेड लिकर हैं, जबकि विस्की, वोडका और रम डिस्टिल्ड लिकर हैं, यानी कि स्पिरिट से बने होते हैं। इनकी मेकिंग प्रोसेस ही इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। पहले बियर को समझते हैं। बार्ले, हिंदी में कहें तो जौ, उसे पहले पानी में सोक कर दिया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर मैश करके पानी में दोबारा डाल दिया जाता है। एक निश्चित टेम्परेचर में इस घोल को में यीस्ट मिला दिया जाता है। यीस्ट जौ में मौजूद शक्कर को खाने लगता है। इस प्रोसेस में 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं। पहला है अल्कोहल और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये अल्कोहल इसी घोल में मिली होती है और इस घोल को फिल्टर और कार्बोनेट कर इसमें फ्लेवर कलर मिलाकर बियर तैयार कर दी जाती है। अब जानते हैं विस्की, वोडका या रम कैसे बनती है। आधा प्रोसेस बियर वाला ही है। जौ, गेहूं, मक्का जैसे अनाज को धोया, सुखाया, फिर मैश कर भिगो दिया जाता है। फिर उसी घोल में यीस्ट डालकर फर्मेंट किया जाता है। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड वाला बाई प्रोडक्ट तैयार होता है। फिर यहां बारी आती है डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन यानी घोल से अल्कोहल को अलग कर देना। पानी 100 डिग्री तापमान के ऊपर में उबलकर भाप बनता है, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है। डिस्टिलेशन के दौरान तांबे के बर्तन में इस घोल को 70 से 75 डिग्री तापमान पर उबाला जाता है। इतने तापमान पर अल्कोहल भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। इसी भाप को इकट्ठा कर पतली पतली पाइपों से गुजारा जाता है, जो आगे जाकर ठंडी हो जाती हैं और वापस से स्पिरिट में यानी कि पानी में बदल जाती है। यही प्योर अल्कोहल होता है। अब अगर इस अल्कोहल से विस्की बनानी है तो इसे सीधे ओक बैरल में डालकर एज कर दिया जाता है, जिससे शराब को उसका कलर, लकड़ी वाला कलर और यूनिक टेस्ट मिलता है। जितना ज्यादा एज किया जाता है उतना अच्छा कलर, खुशबू और स्वाद आता है। अलग अलग शराब कंपनियां अलग अलग बैरल यानी अलग अलग लकड़ी के ड्रम्स का इस्तेमाल करती हैं और अलग अलग अनाज से अल्कोहल निकालती हैं, जिससे उन्हें अपना अलग अलग यूनिक फ्लेवर मिलता है। लेकिन रम का बेस प्रोडक्ट विस्की से अलग होता है। विस्की या स्कॉच हमेशा ग्रीन से बनती है, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का जैसे अनाज से। अमूमन कोई भी विस्की कई सारे अलग अलग अनाज से निकाले हुए या मिक्स किए हुए अनाज से निकले अल्कोहल से बना करती है। इन्हें नॉर्मल विस्की या स्कॉच कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक अनाज से निकला हुआ विस्की होता है तो उसे सिंगल मॉल्ट कह दिया जाता है। लेकिन रम सिर्फ और सिर्फ गन्ने के रस, गुड़ या मोलेसिस से बनते हैं, यानी कि मेन प्रोडक्ट गन्ना ही होता है। ठीक वैसे ही जैसे कैरेबियन द्वीप में इसकी इजाद हुई थी। गन्ने के रस से बनने वाले रम थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ओल्ड मोंक गन्ने के रस से नहीं बनता, मोलेसिस से बनता है। वही शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट काला, गाढ़ा, मीठा तरल, जो शुगर फैक्ट्री के लिए किसी काम का नहीं होता। भारत के शुगर मिल से हजारों लीटर मोलेसिस निकलता है। मोहन मैकिन ब्रूरी इसी मोलेसिस को थोक के भाव में खरीद लाती है, फिर सीधा फर्मेंट कर अल्कोहल निकाल लिया जाता है। इसके सस्ते होने के पीछे एक और फैक्टर है। कैरेबियन या थोड़ी महंगी रम पहले तो गन्ने के रस से बनती थी, फिर उसे ओक बैरल या अलग अलग वुडन बैरल में एज किया जाता था, जिससे उसे उसका रंग और स्वाद मिलता था, यानी कि नो मिलावट, प्योर टेस्ट। इससे उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता था। मिड रेंज की रम में कैरेमल मिलाकर थोड़ा स्वाद और थोड़ा रंग दे दिया जाता था। कुछ सालों के लिए एज भी कर दिया जाता था। लेकिन ओल्ड मोंक सेल्फ स्टार्ट मामला है। थोक के भाव में मिले मोलेसिस से अल्कोहल निकालो, उसमें सीधे सीधे आर्टिफिशियल कलर और स्वाद मिलाओ, सीधे बोतल में डालो और बेच दो। नो तामझाम, सस्ता प्रोडक्शन। आज भी दुनिया के सबसे अच्छे रम
कैरेबियन देशों से आते हैं। बारबाडोस के रम काफी महंगे और अच्छे माने जाते हैं। इन रम के दुनिया भर में फैलने का एक बड़ा कारण पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों को भी माना जाता है। हमने जॉनी डेप की सबसे पॉपुलर मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखा है, जिसमें हमने नशे में धुत रहने वाले कैप्टन जैक स्पैरो की टेढ़ी मेढ़ी चाल ने सभी को प्रभावित किया है। इसमें हमने लुटेरों का रम ऑब्सेशन भी देखा है। ये कोई ऐसे ही नहीं है। लिकर हिस्टोरियन मानते हैं कि कैरेबियन द्वीपों के लुटेरे इंग्लैंड, स्पेन और पुर्तगाल के जहाजों को निशाना बनाते थे। वो लुटेरे महीनों महीनों तक मुहिम पर निकलते। इस दौरान उन्हें पीने के लिए बहुत सारे साफ पानी की जरूरत होती। महीनों तक फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखना उस वक्त आसान नहीं था, इसलिए लुटेरे अपने पानी के कंटेनर में रम मिला देते थे। इससे पानी खराब नहीं होता था और न ही उसमें काई लगती थी। और इसी रम मिले पानी को पीकर ये लुटेरे हमेशा भंड रहते थे। इन्हीं लुटेरों के जरिए ये रम यूरोप और अमेरिका तक फैला और वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। एक कहानी और है। दुनिया में पहली बार किसी कॉकटेल की इजाद रम के साथ ही हुई थी और समुद्री लुटेरों ने ही इसे बना लिया था। माना जाता है कि महीनों महीनों तक समुद्र में फंसे लुटेरे स्कर्वी जैसी बीमारी से बचने के लिए अपने पानी में नींबू मिला देते थे। इस तरह पहले से रम मिक्स पानी में नींबू डालकर पीने को ही पहला कॉकटेल कहा गया। चलिए अब साइड स्टोरी से निकलकर वापस ओल्ड मंक पर आते हैं। ओल्ड मंक अपने यूनिक टेस्ट और सस्ते दाम के चलते एक वक्त दुनिया की टॉप सेलिंग रम बन चुकी थी। यहां तक कि कैरेबियन देश मिलकर जितना रम बेचते थे, ओल्ड मंक अकेले उतनी बिक जाती थी। लेकिन 2014 आते आते ओल्ड मंक की डिमांड तेजी से गिरने लगी। 2014 वो पहला साल था जब इस कंपनी को पहली बार घाटा हुआ 20 करोड़ रुपए का। 2015 में कंपनी लगभग बैंकरप्ट होते होते बची, लेकिन फिर ओल्ड मंक ने अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाया। ऐसा नहीं था कि लोग ओल्ड मंक को नापसंद करने लगे थे, बस बात यह था कि यह वक्त इंडियन लिकर मार्केट में रिवॉल्यूशन का दौर था। बेंगलुरु की अमृत, गोवा की पॉल जॉन या फिर विदेशों से आने वाले सस्ते और अच्छे दाम पर बिकने वाले लिकर आ गए थे। ऐसे में लोगों का ध्यान ओल्ड मंक से निकलकर कई नए प्रोडक्ट की ओर जाने लगा। वो नई नई चीजें ट्राई करना चाहते थे। लोगों का ध्यान ओल्ड मंक की ओर से हट गया और उनकी सेल तेजी से कम होने लगी। लोगों को ओल्ड मंक की याद आती थी सिर्फ ठंडियों में। दूसरे ब्रांड्स की तरह ओल्ड मंक ने कभी भी अपना विज्ञापन नहीं किया, जैसे दूसरे शराब ब्रांड टीवी पर अपने सोडा या पानी का ऐड करते हैं, यानी कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ओल्ड मंक ने ऐसा कभी नहीं किया। मोहन फैमिली के मौजूदा हेड रॉकी मोहन ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि ओल्ड मंक सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला है वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोग जो एक दूसरे से ओल्ड मंक की लेगेसी या फिर उससे पीते हुए उनके साथ हुई जो घटी पुरानी यादें हैं उनकी बातें करते हैं। इससे या फिर अवेलेबिलिटी से ओल्ड मंक आपको पूरे भारत में कहीं भी किसी भी ठेके पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। कॉकटेल वाली जनरेशन तक ओल्ड मंक पहुंचाने के लिए कंपनी ने कई सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। क्लासिक डार्क रम के अलावा लीजेंड, 12 साल एज की हुई गोल्ड रिजर्व, 21 साल एज की हुई गोल्ड सुप्रीम लॉन्च की गई। कॉकटेल के लिए कॉफी फ्लेवर, हॉट वाटर और तौड़ी जैसी ड्रिंक्स के लिए स्पाइस फ्लेवर्ड लॉन्च किया गया। बकाटी व्हाइट रम के साथ कंपीट करने के लिए ओल्ड मंक का बकायदा ओल्ड मंक व्हाइट रम भी लॉन्च की गई। यहां तक कि अब ओल्ड मंक बियर भी बेची जा रही है, ताकि सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे बजट वाले क्लाइंट्स को टारगेट किया जा सके। भले ही ओल्ड मंक अब अपने पुराने अंदाज में नहीं है, लेकिन इसने दोबारा अपना मार्केट पकड़ लिया है। तो ये थी भारत की लीजेंडरी रम ओल्ड मंक की कहानी, जो पिछले कई दशक से भारत की रम इंडस्ट्री पे राज कर रही है। ओल्ड मंक पर लिखी हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।